इस आदमी का नाम हु रैंग था। वो सदर्न बीस्ट पैलेस का योद्धा था। एक स्काउटिंग मिशन के दौरान अजीब सी आवाज सुनकर वो इन लोगों तक पहुंच गया था। ये इलाका बीस्ट पैलेस का इलाका था, जिसे वैली ऑफ दी वाइल्ड बीस्ट्स कहा जाता था। चलते हुए हुआंग ने कहा कि यही वजह है कि वो इस टेरिटरी में अंदर नहीं जा सकते। मुस्कुराते हुए सोर्योंग ने सिर हिलाया और कहा कि ठीक है, वो वापस चले जाएंगे। लेकिन अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसने महान वॉरियर हु रैंग से कहा कि वापस जाने से पहले उसे कुछ जरूरी बताना है। जिज्ञासा भरी नजरों से पीछे मुड़कर पूछा कि क्या बात है। थोड़ा घबराई हुई मुस्कान के साथ सोर्योंग ने पूछा कि क्या वो उसके साथ थोड़ी देर के लिए उस पहाड़ी पर चढ़ सकता है। हु रैंग ने मना नहीं किया और सोर्योंग के बताए हुए पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। ऊपर पहुंचते ही उसकी आंखें हैरानी और डर से फैल गई। जो नजारा उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। दूर एक पहाड़ सा ढेर दिखाई दे रहा था, लेकिन वो चींटियों का पहाड़ था। सोर्योंग ने बताया कि ये चींटियां लेजेंडरी एंट्स कहलाती हैं और हु रैंग ने जो अजीब आवाज सुनी थी वो इन्हीं के चलने की थी। उसने साफ कहा कि उसे लगता है कि बीस्ट पैलेस इन चींटियों के रास्ते में आ रहा है। उसने चेतावनी दी कि अगर वैली ऑफ दी वाइल्ड बीस्ट्स लंबी और संकरी है तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हु रैंग घबराहट में पसीना पसीना हो गया। उसे समझ आ गया कि अगर ये सच हुआ तो ये सचमुच एक बड़ी तबाही होगी। गंभीर चेहरा बनाकर उसने कहा कि वो पैलेस लॉर्ड को बताने के लिए वापस बीस्ट पैलेस जाएगा और टैंक क्लैन के सदस्यों से कहा कि वो भी उसके साथ चलें ताकि लेजेंडरी एंट्स के बारे में विस्तार से समझा सके। इसी बीच नाइक हु रैंग के भेड़िए से खेल रहा था और लेडी हुआंग ने हंसते हुए कहा कि हाँ, वो खुशी खुशी ऐसा करेंगे। सोर्योंग की नजर अब भी चींटियों पर टिकी हुई थी और उसकी आंखों में डर झलक रहा था। उसने सबको तुरंत बीस्ट पैलेस जाने के लिए कहा। रात होने लगी थी और चींटियां सोने की तैयारी कर रही थी। रात भर वो शांत रहती, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता वो फिर इलाके में तबाही मचाती। ये ठीक वैसा था जैसे समंदर की खामोशी उस बड़ी लहर के आने से पहले जो किनारे से टकराने वाली हो। रात ढलते ही सोर्योंग और बाकी लोग बीस्ट पैलेस पहुंचे। जगह बहुत खूबसूरत थी और सोर्योंग ने थोड़ी हैरानी से सोचा, यही है बीस्ट पैलेस। मुस्कुराते हुए हु रैंग ने कहा कि लगता है टैंक क्लैन 100 साल बाद यहां आया है। इस जगह हर कोई अपने जानवरों का ख्याल रख रहा था या उनके साथ घूम रहा था। ये देख सोर्योंग दंग रह गया। लेडी हुआंग ने समझाया कि कहा जाता है कि सदर्न बीस्ट पैलेस की बीस्ट टेमिंग टेक्निक्स बेमिसाल है। न सिर्फ ग्रेट वॉल के पार बल्कि सेंट्रल प्लेन्स तक में कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हु रैंग ने भी नरम मुस्कान के साथ बताया कि जो बड़ा गोल मैदान उन्होंने शुरुआत में देखा था वो ट्रेनिंग ग्राउंड था जहां जानवरों को खुला छोड़ा जाता है। इसके बाद रेजिडेंशियल एरिया शुरू होता है। उसने समझाया कि वैली ऑफ दी वाइल्ड बीस्ट्स का आकार लॉकी जैसा है और उसमें सिर्फ एक ही एंट्रेंस है। हायंग को हैरानी हुई क्योंकि पूरा इलाका ऊंचे पत्थरीले पहाड़ों से घिरा हुआ था। हु रैंग ने सिर हिलाकर हामी भरी। उसने कहा कि जब तक एंट्रेंस मजबूत है ये जगह एकदम नेचुरल फोर्ट्रेस है। लेकिन सोर्योंग की नजर बिल्डिंग्स पर अटकी हुई थी। उसने महसूस किया कि भले ही ये फोर्ट्रेस हो, लेकिन अगर एंट्रेंस बंद हो गया तो अंदर सब लोग ऐसे फंस जाएंगे जैसे पिंजरे में चूहे। एंट्रेंस पर पहुंचकर हु रैंग गंभीर हो गया और पैलेस लॉर्ड को बताया कि सिचुएन के टैंक क्लैन के मेहमान आ गए हैं। पैलेस लॉर्ड ने उन्हें अंदर आने की अनुमति दी। सबकी आंखों में गंभीरता थी और अंदर आते ही सोर्योंग ने देखा कि 3 लोग अपने काले लियोपार्ड्स के साथ खड़े हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सफेद बालों वाला, चेहरे पर निशान लिए एक बूढ़ा आदमी अपने जानवर को सहलाने लगा और अपना परिचय देते हुए बोला कि उसका नाम मिंगो है। वो बीस्ट पैलेस का लॉर्ड है। उसने मुट्ठी बांधकर सम्मान जताया। सोर्योंग ने झुककर सिर झुकाया और अपना परिचय दिया। वो सिचुएन के टैंक क्लैन से सोर्योंग है। लेडी हुआंग ने भी गंभीर आवाज में अपना नाम बताया। मिंगो ने अंदाजा लगाया कि वो लोग यूनान तक जहरीले जीवों का शिकार करने आए हैं। उसने ये भी कहा कि उसके योद्धाओं से उसे थोड़ी बहुत जानकारी मिल चुकी है और माना कि सिचुएन का टैंक क्लैन जहर और जहरीले जीवों के बारे में उनसे कहीं ज्यादा जानता है। फिर उसने गहरी सांस छोड़ी और गुस्से से पूछा कि ये लेजेंडरी एंट्स आखिर है क्या और यहां तक कैसे पहुंच गई। ये सुनकर सोर्योंग और बाकी सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। आंखें बंद करके सोर्योंग ने सिर हिलाया और अब तक जो कुछ हुआ था सब बताना शुरू किया। ये चींटियां कितनी खतरनाक है और किस हद तक तबाही मचा सकती है।
उसने यहां तक चेतावनी दी कि तुरंत लोगों को निकाल लेना चाहिए, लेकिन जवाब वैसा नहीं आया जैसा उसने सोचा था। मिंगो के शरीर से गहरी दबाव भरी आभा निकलने लगी। गुस्से से भरी आंखों के साथ उसने पूछा, क्या सिर्फ चींटियों के डर से वो 300 साल से बसे अपने घर को छोड़ दे? वो अपनी दाढ़ी सहलाने लगा और सवाल उठाया कि क्या सच में यही कह रहे हो? तभी भूरे बालों वाली एक औरत ने सीने पर हाथ रखा और गुस्से से भरी नजरों से पैलेस लॉर्ड से कहा कि इस सेंट्रल प्लेन्स के आउटसाइडर की बातों पर ध्यान मत दे। उसने भरोसे के साथ कहा कि अगर उसे 500 फ्लाइंग वुल्व्स दिए जाएं, तो वो अकेले ही उन सब चींटियों का खात्मा कर देगी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी और उसकी नजर सीधी सौर्योंग पर थी। उसने कहा कि चाहे जितनी भी हो, वो कोई बड़ी बात नहीं, और सेंट्रल प्लेन्स के लोग तो हमेशा बढ़ा चढ़ाकर ही कहते हैं। ये सुनकर सौर्योंग ने मुट्ठी कस ली और साफ कहा कि वो एग्जैजरेट नहीं कर रहा। उसने चेतावनी दी कि अगर उसके 500 फ्लाइंग वुल्व्स से मतलब 500 भेड़िए हैं, तो वो सब चींटियों के हाथों पल भर में निकल लिए जाएंगे। ये सुनकर औरत गुस्से से तमतमा उठी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सौर्योंग ने ये कह दिया। लेडी हुआंग थोड़ी घबरा गई और सौर्योंग को डांटा कि वो बहुत बदतमीजी कर रहा है, लेकिन सौर्योंग ने उस औरत का सामना करने का फैसला किया और कहा कि ये कोई आम चींटियां नहीं है, ये जरूर बड़ा नुकसान करेंगी। उसने साफ कहा कि जानवरों के घायल होने या मरने पर ये एक असली त्रासदी होगी। औरत और गुस्से से भर गई और बोली कि ये सेंट्रल प्लेन्स का आउटसाइडर कौन होता है ये सब कहने वाला? उसने ताना मारा कि उनके लोग तो अपने पाले हुए कुत्तों तक को खा जाते हैं, ऐसे लोग भला जानवरों को समझ ही कैसे सकते हैं? ये सुनकर सौर्योंग का खून खौल उठा। उसने दांत भींच लिए। सिर्फ जानवर पालने का तरीका अलग होने पर उसे इस तरह जज करना हद पार करना था। तभी उसके शरीर से एक जबरदस्त एनर्जी निकलने लगी, जिससे लेडी हुआंग और गुपाई डर गए। बाकी सब तो वो सह सकता था, लेकिन कोई उसके पेट्स के लिए उसकी भावनाओं पर शक करे, ये बर्दाश्त नहीं था। उसने ठान लिया कि अब सबको दिखाना पड़ेगा। बिना पल भर सोचे उसने हाथ फैलाया और अपने पेट्स को बाहर आने का आदेश दिया। तुरंत 3 सेंटिपीड्स उसके कपड़ों से निकल आए। नैंक ने अपनी असली शक्ल दिखाई। उसका मकड़ी जैसा शरीर अब साफ नजर आ रहा था। फिर लिजर्ड्स भी बाहर निकल आए। सबकी नजर उन पर टिकी रह गई। उनकी आंखें हैरानी से फैल गई और सब दंग रह गए। सौर्योंग ने गर्व भरी मुस्कान के साथ अपने सारे बीस्ट्स सबके सामने दिखा दिए। सभी लोग सन्न रह गए। उन्होंने सेंटिपीड्स और लिजर्ड्स को पहचान लिया और ये भी समझ गए कि वो औरत दरअसल जुड़वा नहीं थी। सेंटिपीड्स को सहलाते हुए आत्मविश्वास भरे चेहरे के साथ सौर्योंग ने कहा कि उसकी बातें थोड़ी अपमानजनक थी, क्योंकि ये उसके साथी वेनमस क्रीचर्स हैं। उसने साफ किया कि जब भी ये बीमार पड़ते हैं या जख्मी होते हैं तो उसका दिल टूट जाता है, इसलिए वो इन्हें बहुत अच्छे से समझता है। वो औरत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सौर्योंग जैसे इंसान के पास इतने सारे बीस्ट्स हैं। एक बूढ़ा आदमी जिसके पास पैरट था हैरान होकर बोला, क्या उसका मतलब यह है कि ये वेनमस क्रीचर्स उसकी जिंदगी भर उसके साथ ही रहेंगे? बिल्ली वाले बुजुर्ग ने भी जोड़ा कि यहां तक कि बीस्ट पैलेस में भी, जहां जानवरों को बहुत कदर दी जाती है, कोई इन्हें साथी कंपेनियन नहीं कहता। मिंगो का गुस्से भरा चेहरा अचानक बदल गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आई और वो जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि ये वाकई कमाल है। हंसते हुए उसने जोड़ा कि उसे पहले अजीब लग रहा था कि एक औरत किसी युवा वॉरियर को पट्टे पर बांध रही है, लेकिन अगर असली पट्टा इस टेमर और उसके साथी के बीच था तो इसका मतलब है कि दोनों ही एक दूसरे को अपना मालिक मानते हैं। ये सुनकर सौर्योंग पसीने पसीने हो गया, क्योंकि ये सब तो गलतफहमी थी। बुजुर्ग गंभीर हो गए। उन्होंने सोचा कि अगर सौर्योंग अपने पाले हुए जीवों को साथी कहता है तो इसका मतलब है कि वो उनसे कितना गहरा प्यार करता है। सिर हिलाते हुए उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि अगर उसकी दी हुई चेतावनी भी इसी भावना से आई है तो उसे नजरअंदाज करना गलत होगा। मिंगो ने भी सहमति जताई और माना कि लड़का सही कह रहा है। इमारतें फिर से बनाई जा सकती है, लेकिन लोग और जानवर वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सौर्योंग और लेडी हुआंग ने एक दूसरे को देखा और हल्की मुस्कान दी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि सौर्योंग की योजना सफल हो गई। मिंगो ने हाथ मेज पर रखा, खड़ा हुआ और सबको आदेश दिया कि बीस्ट पैलेस के मुख्य आंगन में जमा हो और इवैक्यूएशन की तैयारी करें। मिंगो के आदेश पर कुछ घंटों बाद सब लोग मुख्य आंगन में इकट्ठा हुए। हु रैंग के पास खड़े मिंगो सौर्योंग के पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए धन्यवाद कहा। मुस्कुराते हुए बोला
कि अफसोस है कि हालात की जल्दबाजी में वो न तो उसे ठीक से विदा कर पा रहा है और न ही उसका हकदार इनाम दे पा रहा है। सोर्योंग ने सहजता से कहा कि इसमें कुछ नहीं, उसने वही किया जो किसी को भी करना चाहिए था। पश्चाताप भरे चेहरे के साथ वो आक्रामक औरत कल की अपनी हरकत के लिए सोर्योंग से माफी मांगने लगी। उसने माना कि उसे पता नहीं था कि वो इतना गंभीर है और उसने गलती से उसे जज किया था। सोर्योंग ने मिस सीलपियो से कहा कि वो इस बारे में चिंता न करे। पता चला कि ये सख्त मिजाज औरत न सिर्फ महल की बुजुर्गों में से थी, बल्कि पैलेस लॉर्ड की बेटी भी थी। उसकी नजर सोर्योंग के एक सेंटिपेड पर टिक गई। उसने माना कि ये सच में अद्भुत है। लोगों के पास जानवर होना आसान है, लेकिन कीड़े मकोड़े और वेनमस क्रीचर्स को ऐसे काबू में रखना बिल्कुल अलग बात है। उसने सोर्योंग के सिर पर बैठे छोटे सेंटिपेड को सहलाना शुरू किया और पूछा कि अगर भविष्य में उसके छोटे क्रीचर्स की औलाद हुई तो क्या वो उनमें से एक रख सकती है। उसी पल दर्दनाक गर्जनें सुनाई देने लगी, जिससे सब घबरा गए। सोल्पियो ने हैरानी से पूछा कि ये कैसी आवाज है, क्या ये हाथी है? सोर्योंग की आंखें चौड़ी हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि चींटियां एक हाथी पर हमला कर रही थी और धीरे धीरे उसे निगल रही थी। उसके भीतर डर समा गया। ये बुरी खबर थी, क्योंकि हाथी सीधा इसी दिशा में भाग कर आया था। बुजुर्ग दंग रह गए। चींटियां थी और हाथी कुछ भी कर पाने से पहले ही ढेर हो चुका था। सोर्योंग घबराकर पसीने पसीने हो गया। वो मुड़ा और जोर से चिल्लाया कि अब समय बर्बाद करने का नहीं है, सबको तुरंत इवैक्यूएट करना होगा, क्योंकि चींटियां सीधा उनकी तरफ आ रही थी। लेकिन मिंगो ने दांत भींचते हुए कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। चींटियां पहले ही वैली ऑफ द वाइल्ड बीस्ट्स के एंट्रेंस तक पहुंच चुकी थी। वो हाथी की लाश को निगल रही थी और बाकी दल बीस्ट पैलेस की ओर बढ़ रहा था, जो बस कुछ 100 मीटर दूर था। अब भागना कोई विकल्प नहीं रहा।